7.1 सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता है डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, बल्कि डेफिनेशन नहीं पता है, इसमें इंक्लूसिव बताया है। तो सप्लाई की पहले डेफिनेशन आपको समझनी है। जनरल टर्म में सप्लाई किसे कहते हैं? तो सप्लाई के कंपोनेंट है कि सबसे पहले गुड्स होने चाहिए जो डिलीवर होने चाहिए फ्रॉम बायर टू सेलर, या सर्विसेज होनी चाहिए जो प्रोवाइड की गई है फ्रॉम वन सप्लायर टू अनदर पर्सन रिसिपिएंट, प्लस जो भी सप्लाई है दैट हैज अ कंसिडरेशन। बगैर कंसिडरेशन के तो कोई सप्लाई नहीं होगी। और तीसरा, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, राइट। तो ये दो और एसेंशियल कंपोनेंट है, तभी सप्लाई पर जीएसटी लग सकता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने थोड़ा इसको वाइडर करने के लिए क्या कहा कि कुछ सिचुएशंस में कंसिडरेशन ना हो तो भी हम जीएसटी लगाएंगे, उसको सप्लाई मानेंगे, और कुछ केसेस में बिजनेस ना हो तो भी हम सप्लाई मानेंगे। तो वो सब इन चार्ट्स में गिवन है, तो इनको समझते हैं। सबसे पहले देखो सेक्शन 7.1 में लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। तो ये सारे टर्म्स आगे एक्सप्लेन की गई हैं, उन्हें भी देखते हैं। फिर दूसरा पार्ट एक बाद में ऐड किया गया, डबल ए, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल। मतलब कोई कंपनी हो गई, कोई सोसाइटी हो गई, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गई, टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा। तो जैसे एक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को सप्लाई करती है, एक क्लब अपने मेंबर्स को सप्लाई करता है, तो उसको यहाँ पर कवर किया गया फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। बी पार्ट में इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन विद वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो आपने बाहर से कोई सर्विस ली, इंपोर्ट किया, आपने ऑनलाइन गूगल से कोई सर्विस ली, और सपोज करो गूगल का ऑफिस जो सर्विस दे रहे हो वो बाहर है, तो उस केस में आप बिजनेस तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा, और उस पर जीएसटी आपको देना होगा। देन एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो शेड्यूल 1 में वो आइटम्स बताई हैं, वो सप्लाई बताई हैं जिन पर जीएसटी लगेगा, चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो। आगे देखो पेज नंबर 88 पे एक्सप्लेन किया सेल। तो सेल को डेफिनेशन कहाँ से लिया? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो आप पढ़ चुके हो पहले। देन ट्रांसफर, देन बार्टर, ये सब कुछ आपको पता ही है। एक्सचेंज और बार्टर में क्या फर्क है? बार्टर में प्योर गुड्स के बदले गुड्स होंगे या सर्विसेज होंगी, एक्सचेंज में कुछ प्राइस कैश में होगा, डिफरेंस। लाइसेंस, लीज, लाइसेंस होता है परमिशन देना किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए, जैसे ट्रेडमार्क हमारा है, हम यूज़ करने के लिए लाइसेंस देते हैं। पेटेंट्स हमारा है, हम यूज़ करने के लिए लाइसेंस देते हैं। कॉपीराइट हमारा है, हम यूज़ करने के लिए लाइसेंस देते हैं। लीज आप लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए, किसी प्लांट एंड मशीनरी के लिए दे सकते हैं। रेंटल, जहाँ पर आप दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। और डिस्पोजल का मतलब कंज्यूम करना या किसी और तरीके से डिस्पोज करना। तो किसी भी तरह की ये ट्रांजैक्शन होगी उसको सप्लाई में लिया जाएगा, राइट। इन शॉर्ट आगे इन्होंने लिखा है पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई की कब एक ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना जाएगा। इट शुड बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओनली, सप्लाई मेड फॉर कंसिडरेशन, सप्लाई इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इट इज मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन एंड इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई। तो जब ये पांचों कंपोनेंट होंगे तभी आप उस पर जीएसटी लगा सकते हैं।
राइट। जिसके बाद आगे दिया इन्होंने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन 7(1)(b। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, तो ऐसी सर्विस जो आप इंपोर्ट करते हैं उस पर जीएसटी लगता है। सर्विस का नॉर्मल रेट है जीएसटी का 18%, और अगर वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट के ऊपर आईजीएसटी लगता है। उसको हम इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं, और इंटर स्टेट सप्लाई पे हमेशा आईजीएसटी लगता है, और सर्विसेज का नॉर्मल रेट है 18%। तो आपको 18% आईजीएसटी पे करना होगा। अब यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि उसमें चाहे आपका बिजनेस हो या ना हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इंपोर्ट किया है तो आपको जीएसटी देना होगा, लेकिन देता तो सप्लायर है, रिसिपिएंट तो सप्लायर को पे करेगा। तो इसलिए वो सप्लायर जो इंडिया से बाहर बैठा है उसकी भी ड्यूटी लगा दी थी सेक्शन 24 में कि उनको इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उनको जीएसटी पे करना होगा। अंडरस्टूड? यस, एनी डाउट? जो बाहर से मुझे इंपोर्टर है, जो सप्लाई कर रहा है, इंपोर्टर को उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तो जीएसटी की? नहीं, इसमें दो सिचुएशन बताई है उन्होंने सेक्शन 24 में। अब सपोज करो आप कोई सर्विस बाहर से लेते हैं और वो सपोज करो फर्स्ट टाइम इंडिया में सप्लाई कर रहा है सर्विस की, ठीक है, कि उसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और वो सॉफ्टवेयर उसने इंडिया में सप्लाई किया, ठीक है। अब उस केस में अगर जो रिसिपिएंट है इंडिया में, अगर वो इंडिया में पहले से ही रजिस्टर्ड है, तो उस केस में फिर वो रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट जो इंडिया में है वो जीएसटी पे करेगा, राइट। तो बाहर वाले को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो सप्लाई करें इंडिया में अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को, जैसे आप लोग ले रहे हो कोई सर्विस, तो आप लोग तो रजिस्टर्ड नहीं हो और आपका बिजनेस भी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़े, तो उस केस में वो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, समझा। उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जीएसटी पे करना होगा। वो आपसे चार्ज करेगा और खुद पे करेगा। क्लियर? अब 7(1)(c) में इन्होंने लिख दिया शेड्यूल 1 कि जिस सप्लाईज में कंसिडरेशन भी नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी उसको हम सप्लाई मानेंगे। तो ये समझना होगा। तो यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि इसमें बिजनेस भी नहीं है, तो नेचुरल उस केस में बिजनेस होगा लेकिन कंसिडरेशन नहीं है। तो दोनों को अलग करके देखना है, कंफ्यूज नहीं होना। कम Then we come to section 7(1)(a), activities to be treated as supply of goods or supply of services। मतलब इसमें वो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि किसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और किसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। जिसके बाद है सेक्शन 7(2), नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो इन्होंने लिखा शेड्यूल 3 में कुछ एक्टिविटीज बताई हैं। शेड्यूल 3 की जो ट्रांजेक्शन्स बताई हैं उनको ना तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। और साथ ही साथ इसमें एक पावर दे दी गवर्नमेंट ने कि कुछ एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स जो गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी हो, जो अपने एज पब्लिक अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, तो उन सप्लाईज को, उन सर्विसेज को, सर्विसेज की सप्लाई नहीं माना जाएगा। देन वी कम टू सेक्शन 7 सब सेक्शन 3। 7(3) में गवर्नमेंट की पावर है कि वो स्पेसिफाई करेगी कि जहाँ आपको कन्फ्यूज़न है
जहाँ पे मिक्स सप्लाई है, कि जैसे आपने अपनी बिल्डिंग को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को एग्रीमेंट दिया, तो एक एग्रीमेंट तो हो सकता है कि सिर्फ आपने लेबर का एग्रीमेंट दिया और ये कहा कि मटेरियल मैं खरीद के दूंगा, तो उस केस में तो क्लियर है कि वो सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने उसे विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मटेरियल भी वो लगाएगा और लेबर भी वो प्रोवाइड करेगा, तो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस सर्विसेज को क्या मानोगे, गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज की सप्लाई या दोनों? तो ऐसी सिचुएशंस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा हम बताएंगे किसको क्या मानेंगे। तो वह 7(3) में स्पेसिफाई किया है कि कौन सी ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और कौन सी ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इसमें आता है शेड्यूल 1 सबसे पहले, तो ये हम बाद में करेंगे।